नमस्कार। आज हम इतिहास के वो पन्ने पलटने वाले हैं जो अक्सर हमारी किताबों में कहीं खो जाते हैं। हम बात करेंगे दक्षिण भारत की, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ राजा रानियों की नहीं, बल्कि एक पूरी जीती जागती सभ्यता की है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ज्यादातर नॉर्थ इंडिया है ना, गंगा के मैदान, दिल्ली सल्तनत, मुगल। पर क्या हमारा इतिहास बस इतना ही है? आज हम इसी सोच को चुनौती देंगे और विंध्य के दक्षिण में छिपे एक शानदार अध्याय को खोज निकालेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन, ये कहानी अधूरी क्यों लगती है। चलिए इतिहास को एक नई नज़र से देखते हैं, जैसे किसी पहेली के एक बहुत ज़रूरी खोए हुए टुकड़े को ढूंढ रहे हों। देखिए, मशहूर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लगभग 100 साल पहले ही इस बात की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा कि शुरुआती इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कुछ इस तरह से लिखा जैसे कि दक्षिण भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? शायद उस वक्त जानकारी की कमी थी, या शायद सारा ध्यान सिर्फ नॉर्थ इंडिया पर ही था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है, इतिहास सिर्फ जंग और राजवंशों के बारे में नहीं होता। इतिहास लोगों के बारे में है, उनके समाज, उनके व्यापार, उनकी कला और उनकी सोच के बारे में है। और जब हम दक्षिण भारत को इस नज़रिए से देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग, एक शानदार तस्वीर उभर कर सामने आती है। चलिए अब मिलते हैं उन सुपर पावर्स से जिन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास को गढ़ा। ये वो राजवंश थे जो अपने समय के असली गेम चेंजर थे, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये भारत की पहली समुद्री महाशक्तियां थीं। ये टाइमलाइन हमें उस दौर के बड़े खिलाड़ियों को दिखाती है। सातवाहन, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो साम्राज्य हैं जिन्होंने सदियों तक दक्षिण भारत पर राज किया। जरा टाइमलाइन पर नजर डालिए। कुछ साम्राज्य तो 400-500 साल तक चले। ये दिखाता है कि उनका राजनीतिक सिस्टम कितना मजबूत और स्थिर था। तो सबसे पहले आते हैं सातवाहन। इन्हें हम ब्रिज बिल्डर्स यानी पुल बनाने वाले कह सकते हैं, क्योंकि उनका रोल नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। सोचिए, इन्होंने करीब 400 सालों तक शासन किया। उन्हें दक्षिणापथ पति का खिताब मिला था, जिसका मतलब है दक्षिणी मार्ग का स्वामी। उन्होंने भृगु कच्छ जैसे बड़े बंदरगाहों से व्यापार को खूब बढ़ावा दिया और दक्षिण के कुछ शुरुआती शिलालेख भी जारी किए। ये साबित करता है कि वे सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं थे, बल्कि काफी दूरदर्शी भी थे। और फिर आए चोल। इन्हें समुद्र के सम्राट कहना एकदम सही है, क्योंकि इनकी असली ताकत जमीन से ज्यादा समंदर पर थी। चोलों ने भारत की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक का निर्माण किया। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि समुद्र पार दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव फैलाया। उनकी बनाई गई कांस्य की मूर्तियां आज भी दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम की शान हैं। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने उर और सभा के जरिए स्थानीय स्वशासन की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो आज के पंचायती राज सिस्टम की याद दिलाती है। राजनीतिक शक्ति तो कहानी का एक पहलू है, लेकिन दक्षिण भारत की असली विरासत उसकी संस्कृति, कला और साहित्य में बसती है। ये वो दौर था जिसे हम सही मायनों में संस्कृति का स्वर्ण युग कह सकते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थीं, वो उस जमाने के कम्युनिटी सेंटर थे। अर्थव्यवस्था का केंद्र भी यही थे और कला के सबसे बड़े संरक्षक भी। पूरा का पूरा समाज इन मंदिरों के इर्द गिर्द ही चलता था। और उनकी वास्तुकला, वो तो बस हैरान कर देने वाली है। पल्लवों ने महाबलीपुरम में एक ही चट्टान को तराश कर रथ मंदिर बना दिए। चालुक्यों ने उत्तर की नागर और दक्षिण की द्रविड़ शैली को मिलाकर एक अनोखी फ्यूजन शैली बनाई। चोलों ने तंजावुर जैसे विशाल मंदिर बनाए। और राष्ट्रकूटों का एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, वो तो एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर आज भी इंजीनियर्स हैरान रह जाते हैं। कला के साथ साथ साहित्य भी अपने शिखर पर था। संगम साहित्य, जो दुनिया के सबसे पुराने शास्त्रीय साहित्यों में से एक है, कन्नड़ में कविराज मार्ग जैसी बेहतरीन रचनाएं लिखी गईं। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में कमाल का साहित्य रचा गया। और शिलालेखों में संस्कृत और स्थानीय भाषाओं का मिलना ये दिखाता है कि यहाँ एक बहुत ही समृद्ध बहुभाषी संस्कृति फल फूल रही थी। अक्सर ये सोचा जाता है कि विंध्य के पहाड़ों ने भारत को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, लेकिन सच तो ये है कि ये दोनों हिस्से हमेशा से मजबूत धागों से जुड़े हुए थे। और इस जुड़ाव का सबसे बड़ा सबूत था दक्षिणापथ। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था,
ये वो लाइफलाइन थी जो उत्तर के गंगा के मैदानों को दक्षिण के अमीर राज्यों से जोड़ती थी। ये विचारों, सामानों और संस्कृति का एक प्राचीन हाईवे था। ये रास्ते दिखाते हैं कि कैसे दक्कन का प्रतिष्ठान शहर उत्तर के उज्जैन और कौशाम्बी जैसे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ था। ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था जो पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ जोड़ता था। और ये लेन देन सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं था, ये एक दो तरफा सांस्कृतिक प्रवाह था। अगर उत्तर से संस्कृत और वैदिक विचार दक्षिण आए, तो दक्षिण से द्रविड़ भाषाएं और समुद्री व्यापार का ज्ञान उत्तर तक पहुंचा, और इसी लेन देन से हमारी अनोखी भारतीय संस्कृति बनी। तो इस पूरे गौरवशाली इतिहास से आज हम क्या सीख सकते हैं? हमारे लिए इसमें क्या सबक छिपे हैं? तो 4 बड़ी चीजें हैं। पहली, एक समुद्री दृष्टि। चोलों ने हमें सिखाया कि समुद्री शक्ति और दुनिया से जुड़ाव कितना जरूरी है। दूसरी, कलात्मक उत्कृष्टता। कला और वास्तुकला किसी भी महान सभ्यता की पहचान होती है। तीसरी, विकेंद्रीकृत शक्ति। चोल गांवों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली आज भी एक बेहतरीन मॉडल है। और चौथी, सांस्कृतिक संश्लेषण, यानी अपनी पहचान को मजबूत रखते हुए नए विचारों का स्वागत करने की क्षमता। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। हमारे प्राचीन साम्राज्यों ने वैश्विक व्यापार, कनेक्टिविटी और विचारों के आदान प्रदान में महारत हासिल की थी। क्या हम आज उनके इतिहास से प्रेरणा लेकर एक बेहतर और ज्यादा जुड़ा हुआ भविष्य बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।